आज हमारी टीम ने यह सोचा कि जब लाखों अभ्यर्थियों की बात है तो क्यों ना उनके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल कार्यक्रम लेकर आए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ऐसी परीक्षा जो ना सिर्फ लाखों अभ्यर्थियों की है बल्कि शासन और प्रशासन की है, यानी सरकार की भी है और स्थानीय प्रशासन की भी है। एचएसएससी तो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा है, क्योंकि सीईटी आने वाले वक्त में कई भर्तियों में अभ्यर्थियों को मौका देगा। सीईटी जिसने पास किया उसके बाद उसके लिए क्या कुछ अवसर आएंगे ये उनको भी मालूम है, इसलिए लाखों अभ्यर्थियों ने इसका इंतजार लंबे समय से किया था। अब जबकि तैयारी लगभग पूरी है, लेकिन जितने भी घंटे बाकी हैं वो घंटे बहुत जरूरी हैं आपके लिए। खासकर इस कार्यक्रम को लेकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी आपके पास घंटे बचे हैं इस तैयारी को लेकर, 10 पॉइंटर्स, 10 ऐसे सवाल हैं हमारे पास जिनके जवाब खुद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी के चेयरमैन देने जा रहे हैं। क्योंकि हमने एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह से सीधी बातचीत की थी और वो भी आपकी डिमांड पर, क्योंकि आपके हमारे पास लगातार सवाल आ रहे थे। इसलिए हमारी टीम ने सीधे जाकर उनसे ये जानना चाहा कि ये बताइए कि क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां अभ्यर्थियों को आ सकती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और यहां तक एक अहम सवाल भी था, अभी भी हमारे पास ये जानकारी और ये सवाल आ रहे हैं कि ज्यादातर जो अभ्यर्थी हैं उनके तो जो फॉर्म उन्होंने भरे थे उसके बाद जितने भी एडमिट कार्ड थे वो डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन कुछ के अभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। मैं इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रखूंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। एक एक करके 10 सवाल, 10 जवाब आपके सामने आएंगे। बिना देरी किए मैं आपके सामने पहला सवाल रखने जा रहा हूं। मेरी बात आप मानकर चलिए कि 10 सवाल आपके सामने होंगे, जवाब होंगे, तो आपके मन में जो भी संशय है वो संशय दूर हो जाएगा और फिर आपको परीक्षा देने से पहले जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत नहीं आएगी। और परीक्षा देने से पहले, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन बातों को लेकर भी आपके सामने जो भी सवाल होंगे इनके जवाब भी आपको मिल पाएंगे। ये सब का कार्यक्रम जो हम आपके सामने लेकर आए हैं ये सवालों और जवाबों का है और विस्तार से भी जानकारी हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी आपको देंगे। सबसे पहला सवाल, सबसे अहम सवाल क्या है? परीक्षा देने से पहले आपको क्या करना है? एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल का सबसे पहला जवाब आपके सामने। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें इमीडिएटली, वो कलर्ड प्रिंट आउट होंगे और बैक टू बैक होगा, एक ही पेज पे आगे और पीछे दोनों साइड, तो वो डाउनलोड कर लें। उसके इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लें। उसके इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ ऐसा है जो रूटीन में बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगर उसको पढ़ेंगे तो वो कई चीजें ऐसी क्लियर होंगी जो बच्चों को बाद में दिक्कत आती है। तो ओएमआर शीट के रिगार्डिंग और बुकलेट के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शन वेरी करती हैं। एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन है, ओएमआर शीट पे इंस्ट्रक्शन है और क्वेश्चन बुकलेट पे इंस्ट्रक्शन है। 3 जगह इंस्ट्रक्शन है। ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन कुछ कुछ वेरिएशन होता है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो गलती के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और रूटीन में मैं बच्चों से डेली मिलता हूं, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कैजुअल अप्रोच के साथ ना देखें। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह से खास बातचीत की थी। उन्होंने ऑफ कैमरा भी उनसे कई सवाल किए थे जिनके जवाब आपके सामने रखना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल, किन बातों का ध्यान रखना है और आपको परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना है? आइए सीधे हम पूछते हैं हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी से। जितेंद्र, सबसे पहला सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये कि परीक्षा देने से पहले आपको क्या करना है? निर्देश कौन से हैं जिनका जिक्र हिम्मत सिंह कर रहे थे और बता रहे थे कि इनको पढ़ना बहुत जरूरी है? बहुत संक्षेप में बताइए, उसके बाद मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूंगा। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले परीक्षा देने से पहले जो है अभ्यर्थी जो है अपना बस का रजिस्ट्रेशन जो है उनको कराना आवश्यक है। अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो इसकी जानकारी अगर वो देंगे तो व्यवस्था बनाने को लेकर के काफ़ी जो है मदद प्रशासन को मिलेगी इसको लेकर के, क्योंकि सरकार और एचएसएससी दोनों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी परीक्षा इसे कहा जा सकता है जहाँ बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड एक ही पेज पर कलर प्रिंट आउट जो है उसका लेना है
आगे पीछे उसका कलर प्रिंट आउट जो है होना चाहिए और किसी तरीके के अटेस्ट करने की उनको आवश्यकता नहीं है, केवल कलर प्रिंट आउट जो है वो होना चाहिए। कलर प्रिंट आउट होने के पीछे का मकसद भी हमने पूछा था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि उसके बाद जो अभ्यर्थी की जो फोटो है वो क्लियर दिखाई देगी और जो चेकिंग की जाएगी उस चेकिंग में जो भी वहां पर मौजूद लोग होंगे स्टाफ के, उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट में हम अमूमन देखते हैं कि जो पहचान करने में जो है वो दिक्कत आती है, काफी ब्लैक जो है वो फोटो आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे पहचान करने में दिक्कत होती है। इसलिए कलर प्रिंट आउट और एक ही पेज पर जो है आगे और पीछे जो प्रिंट है वो एडमिट कार्ड का होना चाहिए। ये जो है मुख्य बात है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन बात अब दूसरे सवाल, क्योंकि जितेंद्र बने रहे हमारे साथ। दूसरा सवाल बिना समय गवाए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आखिरकार किन चीजों पर रोक है, यानी कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ले जाने की अनुमति HSSC और परीक्षा केंद्र पर जिनकी ड्यूटी है वो ले जाने देंगे, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, आपको यह कहा जाएगा कि इन चीजों को बाहर रखिए वरना आपको दिक्कत होगी और आपका समय भी खराब होगा, बर्बाद होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कितने समय पहले आपको जाना, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किन चीजों की अनुमति दी गई है परीक्षा केंद्र पर जाने के लिए और किन की अनुमति नहीं है। आप जब जाएंगे आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है सेंटर पे, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड के अलावा आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसके अलावा आप सेंटर में कुछ भी नहीं लेके जा पाएंगे। अगर आपके कोई डिजिटल गैजेट है और आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेपर है, कुछ भी नहीं, आपको फ्रिस्किंग टीम वहीं पे रोक लेगी, आप नहीं जा पाएंगे। पेन तो लेके जाएंगे? नहीं, पेन भी नहीं लेके जाएंगे। अच्छा। पेन भी कमीशन की तरफ से प्रोवाइडेड है, वो आपको अंदर ही मिलेगा। आप सिंपल व्हाइट पेपर भी नहीं लेके जा पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड, आप फर्स्ट गेट पे एंट्री होगी, आपकी फ्रिस्किंग होगी वहां। ये अगर आपके पास पेन, घड़ी, कुछ कड़ा, कानों में बालियां, कुछ ऐसी चीजें हैं तो वहीं पे आप उसको रोक लिया जाएगा। मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट है सबको कि अगर कोई ऐसा है आप उस दिन वो यूज ना करें। लेकिन कोई धार्मिक चीज, जैसे हमारे सिख भाई हैं या फीमेल्स में मंगलसूत्र का वो है, तो वो यूज कर सकते हैं, अंदर लेके जा सकते हैं। लेकिन वो एंट्री टाइम पे बाहर पहले जल्दी आ जाएं। जल्दी आएंगे तो क्योंकि उनको चेक करने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए उन कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं जितेंद्र। ये बात तो कह दी गई है कि मंगलसूत्र हो या फिर धार्मिक चिन्ह हो उनकी अनुमति है, लेकिन यहां तक कि पेन, पेंसिल, चाहे वो कागज भी हो, कोई पेपर हो, कुछ भी ना लिखा हो, उसकी भी अनुमति बिल्कुल नहीं है। लेकिन समय की बात हो रही है यहाँ पर, कितना समय, अगर कोई मंगलसूत्र पहनकर अंदर जाना चाहता है या फिर तीज का त्यौहार है, महिलाएं भी अगर सज धज कर भी आती है, क्योंकि एक त्यौहार ऐसा माना जाता है कि महिलाएं उस दिन सजती हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या क्या बातें हैं जिन पर ध्यान बहुत जरूरी है रखना? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के आपने ठीक प्रश्न किया कि कितना समय पहले अगर जो छूट दी गई है, जैसे धार्मिक चिन्ह को लेकर के या महिलाएं मंगलसूत्र को जो है अगर धारण करना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें कम से कम 25 मिनट पहले जो है सेंटर पर पहुंचना होगा कमल, क्योंकि इसके लिए सेंटर पर अगर हम बात करें तो करीब करीब एक सेंटर पर 250 जो अभ्यर्थी हैं वो रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी भीड़ जो है वो हो सकती है, तो इसलिए अगर इस प्रकार की कोई चीज़ अभ्यर्थी कैरी कर रहे हैं तो उनको हिदायत दी गई है कि वो करीब करीब आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंचे, क्योंकि उनकी जो चेकिंग है वो जो भी उनकी तरफ से चीज़ें धारण की गई हैं उस अनुसार की जाएगी। हालांकि ये भी स्पष्ट किया है HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से कि केवल और केवल एडमिट कार्ड और कलर एडमिट कार्ड और दूसरा अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ, यानी दोनों प्रूफ के अंदर जो है मिलान किया जा सके कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहा है वही जो है परीक्षा के अंदर बैठ रहा है। इस प्रकार की अमूमन प्रक्रिया भी रहती है और इस तरीके का जो है अभी भी यही प्रैक्टिस देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न हमने किया था कि क्या कोई वॉलेट या फिर कोई और चीज ले जाई जा सकती है, उस पर उनका साफ कहना था कि वॉलेट के अंदर केवल पैसे होने चाहिए, कोई और चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए और उसको भी डिटेल में चेक। समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल घड़ी, सामान्य घड़ी जिसे पहनते हैं।
देखिए बिल्कुल ये स्पष्ट किया गया है कि जो घड़ी कई कुछ अभ्यर्थियों की भी डिमांड थी, प्रश्न हमारे पास आए थे, ये स्पष्ट किया गया कि सभी जगह घड़ी जो है वो नहीं होगी, लेकिन परीक्षा जब इस प्रकार की ली जाती है तो वहां पर टाइमर का प्रबंध होता है। ठीक है। और अभ्यर्थियों को समय समय पर ये जो है जानकारी मिलती रहेगी कि कितना टाइम जो है वो अभी उनका बाकी है और जी। कितनी देर में उन्हें अपना जो प्रश्न पत्र है उसके आंसर देने का काम पूरा करना है। जितेंद्र, हम एक एक करके सभी जो पॉइंट है वो क्लियर कर रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में जो भी सवाल उनके जवाब मिल सके। जुड़े रहे हमारे साथ। तीसरा सबसे अहम सवाल ये भी था कि एडमिट कार्ड तो ज्यादातर अभ्यर्थियों के डाउनलोड हो चुके हैं, लेकिन कुछ एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और अभी तक भी क्यों नहीं हो रहे हैं? आइए सबसे पहले एचएसएससी चेयरमैन के पास आपको लिए चलते हैं, उसके बाद जितेंद्र चौधरी से और गहराई की और टेक्निकल बात हम करेंगे। आपने कभी भी कहीं पे फॉर्म फिल किया है और मेरे पास कुछ लोगों के फोन भी आए हैं, हमने फॉर्म पूरा कंप्लीट डिटेल दिया, अगर हम उस पर साइन ना करें, एक एफिडेविट पे अगर हम साइन ना करें, क्या वो वैलिड होता है? लेकिन कुछ बच्चे इस चीज को नहीं, हमारी रिक्वेस्ट को भी नहीं मान रहे हैं। इन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है लेकिन इन्होंने साइन नहीं किया, एक एक्नॉलेजमेंट का वो था, इन्होंने साइन नहीं किया और हमने सबको मेल किए हैं कि आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं अपलोड है, प्लीज उसको करिए। उसके बाद भी अपलोड नहीं किया है। और अगर हम इस प्रोसेस में लगे रहेंगे तो जो एक कमीशन का प्रोसेस है काम करने का, रिक्रूटमेंट करने का, वो तो हमारा डिरेल हो जाएगा। अब कुछ बच्चे हैं, 13.5 लाख बच्चे ने फॉर्म फिल किया है, सिर्फ ये कुछ नंबर है और इन कुछ नंबर की वजह से प्रॉब्लम है। तो ये लोग इनकी खुद का इन्होंने प्रॉपरली फॉर्म नहीं भरा और उसमें भी मैंने जो मेरे सामने जो एप्लीकेशन, समय भी दिया और हमने समय भी दिया, इंटीमेशन भी दिया, मैंने टाइम टू टाइम फेसबुक पे भी सारे सबको बोला है। लेकिन हुआ क्या, जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई है, इन बच्चों ने फॉर्म खुद ही नहीं फिल किया। इनके जो फॉर्म थे वो किसी ना किसी सेकंड थर्ड पार्टी से, सीएससी सेंटर से या कंप्यूटर ऑपरेटर से, उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। इसने अपील की थी कि खुद भरे। हमने अपील की थी, हमने अपील की है, बार बार अपील की है, बच्चों को बोला भी है कि कुछ, जब ओटीआर स्टार्ट हुआ था उसके 2 या 4 दिन बाद भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को बोला था कि कुछ बच्चे गलत फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद भी बच्चों ने आगे आके नहीं किया। जितेंद्र, बार बार कहा तो गया और यहां ईमेल का भी जिक्र किया गया, लेकिन सवाल मेरा आपसे है, जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए और अभी तक भी नहीं हो रहे, उनका क्या? यह सबसे अहम सवाल। देखिए बिल्कुल कमल, इस प्रकार के करीब 21,000 अभ्यर्थी की जानकारी हमें मिली है हमारे सूत्रों से कि 21,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं। कुल 13,48,000 अभ्यर्थियों की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन कराया गया था। वो संख्या जो है वो वेरी भी कर सकती है, लेकिन जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक इतने अभ्यर्थी हैं। और इसको लेकर के एचएसएससी चेयरमैन से भी हमने पूछा था। हालांकि अभी हमारे सोशल मीडिया पर भी जो है यूट्यूब पर मैं कमेंट देख रहा था कमल, वहां पर भी एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों को चिंता है। लेकिन एचएसएससी की तरफ से फॉर्म भरते वक्त भी इसको लेकर के वीडियो के जरिए बताया गया था कि किस किस स्टेप का ध्यान रखना है और किस तरीके से फॉर्म भरना है। एक्नॉलेजमेंट जो है उसका प्रिंट आउट आने के बाद उसे किस तरीके से अपलोड करना है। लेकिन उसके बावजूद भी एचएसएससी चेयरमैन का साफ तौर से कहना था कि कहीं हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, तो कहीं एक्नॉलेजमेंट को अपलोड नहीं किया गया है जो है प्रिंट आउट निकालने के बाद। तो ये बेसिक समस्या जो है एडमिट कार्ड को लेकर के है। हालांकि अभी एचएसएससी के स्तर पर इस पर जो है कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों के पास अभी रास्ता है। खबरें अभी तक के साथ वो बने रहे। इस मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी एक याचिका लगी हुई है। इस याचिका पर भी आज एफिडेविट जो है हरियाणा सरकार को जो है इसमें दायर करना है कि एडमिट कार्ड आखिर क्यों जो है रोके गए हैं और इसके पीछे के क्या तर्क हैं। अभ्यर्थी पक्ष का भी तर्क जो है सुना जाएगा। वहां से कोई राहत मिलती है तो उसकी जानकारी हम जरूर देंगे। लेकिन एचएसएससी के स्तर पर कई बार एचएसएससी का ये मानना है, कई बार अभ्यर्थियों को वीडियो के जरिए समझाया गया, मेल के जरिए ये कहा गया कि वो अपना एक्नॉलेजमेंट और जो फॉर्म है वो पूरे तरीके से फिलअप करें, वो नहीं किया गया। उसकी वजह से उन्हें ये इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अब ये देखना है कि क्या हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलती है। इस पर हमारी नजर रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा इस जानकारी को भी हम दर्शकों को देने का काम करेंगे। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन हम आपसे और भी सवाल करने वाले हैं, लेकिन जवाब उससे पहले एचएसएससी चेयरमैन देंगे। जितेंद्र, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अभ्यर्थी हमें देख पा रहे हैं, उनके मन में सवाल ये होगा कि ये सीईटी का सिलेबस है क्या? आइए एचएसएससी चेयरमैन से जानते हैं
हमने आपकी ओर से सवाल किया था। मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है अपने सोशल मीडिया पे भी, और हमारी सीईटी पॉलिसी में जो सिलेबस है उसी के पैटर्न पे ये सिलेबस आएगा। 75% होगा जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, कंप्यूटर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, और 25% हरियाणा का है। इससे ज्यादा पॉलिसी से बाहर में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। जितेंद्र, ये बहुत दिलचस्प एक सवाल है जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो जानना चाहते होंगे, सिलेबस क्या है, क्योंकि जब भी परीक्षा देते हैं चाहे वो स्कूल की हो कॉलेज की हो तो सिलेबस बहुत अहम है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने खुद अभ्यर्थियों की तरफ से सवाल पूछा, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, क्योंकि कुछ घंटे बाकी है और इन घंटों में जो तैयारी होगी वो भी ज्यादा काम आ सकती है। देखिए, बिल्कुल जो सिलेबस को लेकर के ये बात स्पष्ट की गई है कि 25% जो प्रश्न हैं वो हरियाणा से जुड़े होंगे, और इसके अलावा जो 75% जो है अन्य जो प्रश्न है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। किस तरीके के ये प्रश्न होंगे, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, और HSSC चेयरमैन की तरफ से भी ये कहा गया कि इससे ज़्यादा डिटेल में वो जानकारी नहीं दे सकते हैं। अब कल जब प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के सामने आएगा तो काफ़ी हद तक ये जो है स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके का प्रश्न पत्र और पैटर्न जो है वो बनाया गया है, क्योंकि ये सवाल जब हमने पूछा गया उसका जवाब खुद हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो दर्शक हैं, वो HSSC चेयरमैन के मार्फत सुन चुके हैं। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और अहम सवाल मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा, क्योंकि जवाब इसका जानना आपके लिए भी जरूरी है। सवाल यह है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, इनमें महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, कितने परसेंटेज बनती है। हमने भी ये आंकड़ा पूछा और आंकड़ा दिया गया, और आपके सामने वो आंकड़ा मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूं, सुनिए। टोटल जो नंबर है, टोटल काउंट 13,48,697 नंबर है कैंडिडेट्स का। इसमें से 6,05,583 जो हैं वो फीमेल्स हैं, और मेल जो काउंट है वो 7,43,114 है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो फीमेल है 44.91% और मेल है 55.09%। ये नंबर रहा है। तो 45 और 55 का नंबर है मेल फीमेल रेशियो का। 13,48,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जितेंद्र। यही सबसे बड़ी परीक्षा शासन प्रशासन की, मैं बार बार कह भी रहा हूं। देखिए, बिल्कुल, और इसको लेकर के कितने मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, ये भी जो जानकारी है वो सामने निकल करके आई है। करीब 44% जो महिलाएं हैं वो इस परीक्षा के अंदर शामिल होने वाली हैं। इसको लेकर के विशेष व्यवस्था भी की गई है, और सरकार की तरफ से भी, होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस बात को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है कि महिला सुरक्षा को लेकर के और महिला के आवागमन को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। परिवहन विभाग की तरफ से भी इसको लेकर के व्यवस्था की गई है, और ये आंकड़ा भी सामने निकल करके आया। हालांकि 13,48,000 के इस आंकड़े में यह भी देखना होगा कि कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा के अंदर बैठते हैं, कितने एडमिट कार्ड की वजह से वंचित रह जाते हैं, या फिर एडमिट कार्ड को लेकर के कोई और आदेश आपसे कुछ ही देर में हाईकोर्ट की तरफ से देखने के लिए मिलता है। हम कमेंट भी देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर, लगातार हमें अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से फॉर्म भी भरा गया है, मेल जो है उन्हें जो है समय खत्म होने से 2-3 घंटे पहले मिला है, या स्पैम फोल्डर के अंदर जो है वो मेल मिली है। अब ये देखना है ये तमाम तर्क जो है, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी पेचीदगियों में जरूर लाए गए होंगे, तो वहाँ किसी प्रकार की कोई राहत मिलती है, या फिर इन तर्क के अंदर से तर्क देने के बाद, या फिर ये परीक्षार्थी जो है अपनी किसी भूल की या कमी की वजह से वंचित रह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए भी जो भी हमें देख पा रहे हैं, आपके मन में जो भी सवाल हो, हम सीधे उन सवालों को HSSC चेयरमैन के सामने पहले भी रख चुके हैं, और उनके जवाब देने के लिए हम जब तक ये सीटी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक भी तैयार है। इसलिए स्पेशल बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर है। एक और बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका जवाब भी आपके सामने होगा। सीटी स्कोर, ये बहुत जरूरी है। जो भी सीटी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी, और जिन्होंने दी है पहले, जिनका स्कोर आया था, उनके लिए भी इस सवाल का जवाब लेना बहुत जरूरी है। जो सीटी स्कोर आपका आता है उसकी जो वैलिडिटी है, उसकी जो वैधता है, वो कितने साल की होती है। मान लीजिए आपका स्कोर आता है 75 और अगली परीक्षा में, इस परीक्षा में आता आपका 55, तो कौन सा माना जाएगा अगले कुछ सालों तक? इस सवाल का जवाब भी हमने लिया है, जानिए। के लिए वैलिड है, सीईटी पॉलिसी ऐसा कहती है। पहले भी दिया है उनका, जिन्होंने पहले भी दिया है तो वो 3 साल तक वैलिड है। ये भी 3 साल तक रहेगा। ये भी 3 साल तक रहेगा। अगर कोई कैंडिडेट
2022 में जिसने दिया था वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 2022 में जो हुआ था उसको वो काउंट करे, उससे 3 साल तक वो स्कोर वैलिड है। जिस दिन हम डेट रिजल्ट यहां डिक्लेयर करेंगे उस दिन के बाद वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। इसमें भी कुछ बच्चों के और भी क्वेरीज आई हैं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। अगर लास्ट एग्जाम में 22 में सीटी 22 में अगर किसी बच्चे के 65 नंबर्स हैं, अब उसने नंबर दिया, अगर उसका 75 नंबर आ जाते हैं तो उसका ये स्कोर हम मानेंगे, हायर साइड जो स्कोर है। अगर उसका अब की बार कम हो जाता है, लास्ट टाइम था 65, इस बार अगर उसको 55 आते हैं तो हम फिर उसको लास्ट वाला उसका कंसीडर करेंगे सेकंड स्टेज, जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट स्कोर होगा उसको कंसीडर करेंगे 3 साल के लिए। जैसे ही 3 साल कंप्लीट होंगे 22 वाले बच्चों के, तो उनका सिर्फ 25 वाला जो स्कोर है वो वैलिड रहे। जितेंद्र, थोड़ा सा और स्पष्ट इसके बारे में बताएंगे आप, ये हाई स्कोर क्या है, 3 साल की वैलिडिटी है? देखिए, सीईटी स्कोर को वैलिड रखने को लेकर के ये प्रावधान किया गया है कि 3 साल तक जो सीईटी स्कोर है वो वैलिड रहेगा, यानी उसके बाद जो भी नौकरियां निकलेंगी उनमें सीधे अप्लाई जो है इस सीईटी के आधार पर अभ्यर्थी कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ ग्रुप डी की जो नौकरियां निकलेंगी उनके अंदर भी उनको कंसीडर किया जाएगा। इसमें क्योंकि अभी तक दूसरा सीईटी है, इससे पहले एक सीईटी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो पहले सीईटी के अंदर अगर इन दोनों सीईटी को देने का मौका भी पिछले अभ्यर्थियों को भी दिया गया है, जो दोबारा अब सीईटी देख रहे हैं, उन दोनों में जिसका बेस्ट स्कोर होगा इन दोनों परीक्षाओं में, उस बेस्ट स्कोर को अगले 3 साल के लिए कंसीडर किया जाएगा। यानी इसमें अगर 50% से कम किसी प्रकार, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 50% से कम अगर अंक रहते हैं और इससे पहले जो सीईटी हुआ था उसमें 50% से अधिक थे, तो वह पहली परीक्षा से 3 साल के लिए वैलिड है। और मौजूदा परीक्षा में अगर बेहतर कर लेते हैं तो ये जो बेस्ट स्कोर होगा वो अगले 3 साल के लिए उनका वैलिड रहने वाला है, इसका फायदा उनको मिलते हुए नजर। और जितेंद्र, एक सवाल बहुत ज्यादा अहम आपने किया था, और ये दर्शकों के सामने जो अहम सवाल मैं रखने जा रहा हूं, इसके बारे में जानकारी ज्यादातर लेना चाहते होंगे, और वो है आंसर की और नतीजा। जी हाँ, ये 2 अहम सवाल मैं अब दर्शकों के सामने रखने जा रहा हूं, और साथ ही जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि अगले जो 3 सवाल हैं, 7वां, 8वां, 9वां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 10वां सवाल तो आप जानना ही चाहते होंगे, इसलिए आंसर की कब आएगी और रिजल्ट सीईटी का कब आएगा, ये भी हमने पूछा है। आइए आपके सामने रखते हैं जवाब। रिजल्ट आंसर की जैसे ही सेशन कंप्लीट होंगे, 4 सेशन, इमीडिएटली नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, तो उसका हम ऑब्जेक्शन के लिए आंसर की अपलोड कर देंगे। और रिजल्ट की कब तक उम्मीद करें? रिजल्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि स्कैनिंग के बाद ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसके बाद स्कैनिंग होगी, और स्कैनिंग के बाद हम लोग बच्चों को करेक्शन पोर्टल देंगे। जब करेक्शन पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। जितेंद्र, ये 4 सेशन कौन से हैं जिसके बाद आंसर की मिल जाएगी अभ्यर्थियों को, और करेक्शन पोर्टल अंतिम प्रक्रिया होगी, इसके बाद रिजल्ट घोषित हो जाएगा? कोई अंदाजा कब तक आ सकता है परीक्षा संपन्न होने के? देखिए, 27 तारीख को इवनिंग की जो परीक्षा है, जिसे चौथे चरण के तौर पर देखा जा सकता है, इस परीक्षा के बाद अगले 24 से 48 घंटे में HSSC चेयरमैन के मुताबिक जो आंसर की है उसे अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके बाद रिजल्ट की बात भी उन्होंने स्पष्ट की है कि जो भी फिर उसके बाद रिजल्ट की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों को केवल ये बातचीत ही नहीं, इस परीक्षा के होने के बाद भी हमारा प्रयास रहेगा कि HSSC के मार्फत रिजल्ट को लेकर के कुल कितना समय लग सकता है, इसको लेकर के भी हम जानकारी जो है एक बार फिर जानकारी जो है वो दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह के मार्फत इस पर अपना जो जवाब दिया गया है, उम्मीद है अभ्यर्थी उससे संतुष्ट होंगे। जी, एक और सवाल जल्दी जल्दी मैं रखना चाहता हूं दर्शकों के सामने, और वो सवाल है कि पहचान पत्र तो ले जाना है, लेकिन कौन सा ले जाना है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। मेरे पास सवाल आ रहा है। जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ हैं, गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, कोई भी जिसमें आपका फोटो क्लियर है, आप वो लेके जाएं। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, वैसे तो एक ही आईडी है, अगर आपका किसी में फोटो क्लियर नहीं है तो आप 2 आईडी ले जाइए, जो भी आपको, लेकिन गवर्नमेंट आईडी जो भी होगी वो वैलिड रहेगी। जितेंद्र चौधरी, थोड़ा सा इसे स्पष्ट कीजिए। एक तो एक सलाह दी गई है HSSC चेयरमैन की तरफ से कि एक नहीं तो 2 आईडी ले जाइए, वैसे तो एक ही जरूरी है,
और फोटो साफ दिखनी चाहिए, इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, इसके पीछे वही तर्क है जो एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट निकाले जाने का तर्क है, क्योंकि एडमिट कार्ड को भी कलर प्रिंट आउट इसीलिए मांगा गया है ताकि फोटो जो है एडमिट कार्ड पर साफ दिखे और जो आपकी गवर्नमेंट आईडी है उस आईडी पर भी आपका फोटो साफ दिखे, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर कमल कौशिक उस परीक्षा को दे रहे हैं तो एडमिट कार्ड पर कमल कौशिक और उनकी फोटो भी दिखाई दे और आपकी गवर्नमेंट आईडी पर भी वही नाम और वही फोटो दिखाई दे, ताकि मिलान हो सके कि जो वैलिड परीक्षार्थी है वही परीक्षा देने के लिए अंदर जा रहा है। इसका सिर्फ यही मकसद है और गवर्नमेंट आईडी, कोई भी गवर्नमेंट आईडी जो है वो इसके लिए वैलिड रहेगी, जिस पर पूरे तौर पर वो कलर हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वोटर कार्ड पर जो फोटो है वो इतनी स्पष्ट नहीं होती है। शुक्रिया जानकारी देने के लिए, लेकिन दो और सवाल हैं अभी, और ये जो दो सवाल हैं ये भी काफी अहम है। कोई शरारती अभ्यर्थी अगर नकल करता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हमने पूछा है कि नकल करने वालों के लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए क्या सजा है, जान लीजिए। कोशिश करते हैं। पेपर लीक करने का जहां तक विषय है तो हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं, उनके अकॉर्डिंगली होगा। अगर कोई कैंडिडेट है, कैंडिडेट पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होंगी और बार भी कर दिया जाएगा। हमने एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है, अगर आपके पास कोई गैजेट है तो उसमें क्या प्रोविजन है, कितने टाइम के लिए बार करेंगे। अगर कोई नकल करने वाला है तो नकल के लिए भी उसमें बार है, 5 साल के लिए भी बार किया जा सकता है। और इस बार हमने एक चीज़ किया है कि हम सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे, अगर हमें वहां पे कुछ ऐसा लगेगा तो हम बाद में भी उन कैंडिडेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे और यूएमसी केस के लिए परस्यू करेंगे। अगर हमारी कोई कमी है तो हमारी भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो भी जिस भी अगर कमीशन से कोई गलती होती है तो कमीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और बीइंग ए एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट अगर कोई हमारी कोई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितेंद्र, इसके बारे में बताएंगे, अगर किसी ने नकल की तो खैर नहीं, ये बात हम कह सकते हैं, उसका नुकसान कितना? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के जो पहले ही अभ्यर्थियों को भी इसको लेकर के जानकारी होगी कि आने वाले जो भविष्य है उस पर किस तरीके का एक प्रश्न चिन्ह जो है वो लगते हुए नजर आएगा, और इसको लेकर के तीसरी आंख से भी पूरी निगरानी जो है वो रखी जाएगी और इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसलिए इस प्रकार की किसी भी जो है कोशिश में अभ्यर्थी ना रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक कि हमने HSSC चेयरमैन से भी पूछा है, क्योंकि अमूमन इन ये बात भी एक चर्चा का विषय बनती है कि अगर आयोग के स्तर पर कोई कमी रहती है तब क्या, तो सीधे तौर पर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई कमी रहती है तो उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा 10वां और अंतिम सवाल है और सब जानना चाहते हैं कि सीईटी में किस तरह के सवाल हो सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा और विस्तार से हमने सवाल किया था आपके लिए। ठीक है, हरियाणा से संबंधित सवाल भी होंगे, प्रश्न? हरियाणा से संबंधित सवाल बिल्कुल, मैंने लास्ट मेरे लाइव में भी बात की है। 25% क्वेश्चन जो होंगे वो सिर्फ हरियाणा से ही रिलेटेड होंगे। जितेंद्र, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा है। 25% हरियाणा से जुड़े होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये हरियाणा से जुड़े कौन से सवाल हो सकते हैं, किस तरह के सवाल हो सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए कुछ आखिरी घंटों में अभ्यर्थियों को? 25% बहुत होता है। देखिए, बिल्कुल ये हरियाणा से ही जुड़े हुए सवाल होंगे। हरियाणा के इतिहास से हो सकते हैं, हरियाणा की राजनीति से हो सकते हैं, हरियाणा की भूगोलीय स्थिति से हो सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल होंगे जिसमें एक बेसिक नॉलेज जो है इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में बेसिक नॉलेज जो है इसको लेकर के होनी चाहिए। अभी अभी हरियाणा के राज्यपाल भी बदले हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन से अभी तक कौन राज्यपाल थे, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं राजनीति से जुड़े, इस प्रकार के क्वेश्चन जो अमूमन जो है हम अखबारों के अंदर भी देखते हैं, आम चर्चा के अंदर भी देखते हैं। हरियाणा के अंदर कौन कौन से अच्छे जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं, किस तरीके से हरियाणा के अंदर अलग अलग जो है ऐसे प्रश्न जो है वो रखे जा सकते हैं, क्योंकि 4 चरण में ये पूरी परीक्षा जो है होने वाली है। तो हरियाणा से जुड़े हुए वो तमाम प्रश्न जो आम ये कह सकते हैं जनरल नॉलेज से जुड़े हुए होंगे, जिनको लेकर के जो 25% का जो ये कह सकते हैं कि पैटर्न इस परीक्षा के अंदर रखा गया है।
जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से और बहुत साधारण शब्दों में हर सवाल के जवाब को भी विस्तार से बताया, जो आपने खुद सवाल HSSC चेयरमैन से पूछे हैं। तो ये 10 सवाल लगभग हमने आपके सामने रखे हैं। अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, मेहनत कीजिए। मेहनत आपने की भी है और लगातार की है। कामकाजी लोग भी अपने काम करने के बाद भी और काम करने के दौरान भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये हम सब देख भी रहे। आपके लिए सुविधा सरकार ने भी रखी है और कई जगह तो रहना खाना सब फ्री है। इसलिए बहुत आराम से और समय से पहले पहुंचकर परीक्षा दें। हमारी तरफ से सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।